हाय एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 1, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पढ़ेंगे यूनिट 2, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। तो आज के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पॉलिटिक्स एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को भी मैं पार्ट वाइज में डिवाइड करके पढ़ाऊँगी। तो आज के पार्ट 1 में हम इन टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, स्टेट का मीनिंग क्या है, इसके अलावा पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, और लेजिटिमेशन और डीलेजिटिमेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे ही चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझाना है। पॉलिटिकल, इसका बेसिक मीनिंग अगर आप समझना चाहो तो ये बताना चाहता है कि एक ऐसा ऑर्डर जिसे मैन गुड समझते हो, यानी एक अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है वो पॉलिटिकल टर्म से हम समझ सकते हैं। तो पॉलिटिक्स टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से डेराइव होता है, और ग्रीक वर्ड है पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी और स्टेट। पॉलिटिक्स एंशिएंट ग्रीक के टाइम पे एक नया सोच का तरीका निकला, जिससे एक तरह से फीलिंग डेवलप हो रही थी टू बी रिलेटेड टू वंस फेलोज, यानी कि आप अपने पूर्वज से कैसे रिलेट कर पाते हो, इस तरीके का एक फीलिंग डेवलप हुई पॉलिटिकल सिचुएशन से। ओके, तो एज सिटीजन वो सभी इक्वल है, यानी कि सिटीजन अगर कहा जाए तो सारे सिटीजन इक्वल है, लेकिन फिर भी वो कुछ टर्म्स में वेरी करते हैं, जैसे कि वेल्थ के टर्म में, इंटेलिजेंस के टर्म में, और भी अदर फैक्टर्स मैटर कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल वर्ड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सिटीजन को रैशनल बनाता है, यानी कि आप रीज़न के बेसिस पे कुछ चीज़ें कर पा रहे हो, उसमें पॉलिटिक्स बहुत हेल्प करता है। तो पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी स्पेसिफिक है इस सिटीजन के लिए, और पॉलिटिक्स का साइंस पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि ये कुछ टर्म्स में ह्यूमन नेचर पे भी डिपेंड करता है, बट पॉलिटिक्स एज ए साइंस एक रेगुलर पैटर्न को भी फॉलो करता है। तो ग्रीक पॉलिटिकल स्टडीज़ में हम डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक जनरलाइजेशन को लाते हैं इन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन नेचर और पॉलिटिकल एसोसिएशन के बीच, यानी कि आप जनरल टर्म में क्या रिलेट कर पा रहे हो ह्यूमन नेचर और पॉलिटिकल एसोसिएशन के बीच में, वो सारे ही हमें ग्रीक पॉलिटिकल स्टडीज़ को पढ़ के समझ में आते हैं। तो परहैप्स शायद ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल कंपोनेंट जो है वो थियरी ऑफ रिकरेंट साइकिल है। अब ये थियरी ऑफ रिकरेंट साइकिल में समझो, यानी कि कहा जाता है कि मोनार्की जो है वो टिरेनी की तरफ मूव करेंगे, और टिरेनी जो है वो ओवरथ्रोन होंगे एरिस्टोक्रेसी से, जिसको ओलिगार्की ख़त्म कर देगा, और ओलिगार्की से पॉपुलेशन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसे ओवरथ्रोन कर दिया जाएगा डेमोक्रेसी से, जो कि आगे जाके एक इनटॉलरेबल इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉब रूल की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि एक डेमोक्रेसी जब भी आएगा वो भी आगे जाके एक इनस्टेबल फॉर्म में शिफ्ट करेगा। और लास्टली एक पावरफुल लीडर उभर के आएगा जो कि अपने आप को मोनार्क बना देगा, और साइकिल वापस से शुरू हो जाएगा। तो देखो, मोनार्की से स्टार्ट हुआ था और वापस से मोनार्क पे आ गया। इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने नोट्स में ले जाती हूँ। यहाँ पे समझो, एरिस्टो ने अपने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिनमें उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। उन्होंने दो कंडीशन दिया, एक नॉर्मल कंडीशन, एक करप्ट कंडीशन। ओके, और इन्हें डिवाइड किया नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग, यानी कि कैसे पर्सन रूल कर रहे हैं। तो सपोज कोई एक पर्सन रूल कर रहा है, यानी कि वन लीडर, अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा तो वो मोनार्की रहेगा, ठीक है। और यही मोनार्की अगर करप्ट हो गया तो वो टिरेनी हो जाएंगे। ओके, दूसरा केस है कि अगर कुछ लोग रूल करेंगे, फ्यू पर्सन आर रूलिंग, तो नॉर्मल सिचुएशन में वो एरिस्टोक्रेसी होगा, लेकिन इसी का करप्ट फॉर्म जो होता है वो ओलिगार्की हो जाएगा, राइट। लास्टली मैनी पीपल्स आर रूलिंग, यानी कि बहुत सारे लोग रूल कर रहे हो, तो इनका नॉर्मल सिचुएशन जो होता है वो होता है पॉलिटी, और इसी का करप्ट फॉर्म हो जाता है डेमोक्रेसी।
ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमें एरिस्टो ने करके दिया था और इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है थ्योरी ऑफ रिकरेंट साइकिल्स में। मैंने बताया ना कि मोनार्की का करप्ट फॉर्म है टिरेनी, फिर एरिस्टोक्रेसी की तरफ मूव किया, एरिस्टोक्रेसी का करप्ट फॉर्म ओलिगार्की आया और इसी तरीके से जो ये साइकिल चलता रहा, यही है थ्योरी ऑफ रिकरेंट साइकिल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अरिस्टो का कहना था कि कुछ एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है वो एसेंशियल है, वो जरूरी है एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, है ना। बताया गया ना कि बहुत सारे लोग रूल करेंगे तो इनका नॉर्मल सिचुएशन जो होगा वो पॉलिटी होगा, और पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है अकॉर्डिंग टू एरिस्टो। और डेमोक्रेसी जो होता है इसको सेकेंड वर्स्ट कहा गया है, फर्स्ट वर्स्ट है टिरेनी। ओके, तो एरिस्टो ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और पर्टिकुलरली उनका इंटरेस्ट जो था वो पॉलिटिकल चेंज में था कि किस तरीके से पॉलिटिकल चेंज का मैकेनिक्स काम करता है, किस तरीके से वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो उनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन कभी भी इक्वालिटी के डिमांड के लिए होता है। ठीक है, आप एरिस्टो की थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी इक्वालिटी के लिए आप डिमांड खड़ी करोगे तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है, और एंशिएंट रोम इसका एक सुप्रीम एग्जाम्पल है। ओके, तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला पावर को लिमिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे पॉलिटिक्स एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी में पॉलिटिक्स जो है एक डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स यानी कि एक डिस्कशन टाइप जिस पे आप विचार कर सको, और ये एक स्ट्रगल है ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़। ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स से हम समझ सकते हैं कि ये एक तरह से सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप को शेप करने में हेल्प करता है, जो कि साथ रह रहे लोगों को किस तरीके से गवर्न करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, उन सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज, राइट। तो एज सच इट इज़ अबाउट पावर। पॉलिटिक्स अगर पावर के टर्म में देखा जाए तो ये कैपेसिटी है सोशल एजेंट की, एजेंसीज की और इंस्टीट्यूशन की टू मेंटेन और ट्रांसफॉर्म देयर इन्वायरमेंट सोशल एंड फिजिकल। यानी कि सोशल एजेंट यानी कि समाज में रह रहे कुछ लोग, यहाँ पे जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग। सो इन सभी को किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो, ये पावर के टर्म में आप पॉलिटिक्स को समझोगे। अबाउट रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स क्या है? ये कैपेसिटी प्रोवाइड करती है और एक तरह से फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे आप इसको शेप और इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी कि आप किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो उसके लिए एक कैपेसिटी प्रोवाइड करती है पॉलिटिक्स, राइट। और एज ए फेनोमिना पॉलिटिक्स सभी ग्रुप में, सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिसे हम प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में भी फील कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ऑल द रिलेशन, इंस्टीट्यूशन एंड structure that are implicated in the production and reproduction of life of societies. So हमें हर रिलेशन में, हर स्ट्रक्चर में ये फील होता है कि सोसाइटी के लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है पॉलिटिक्स। तो ये हर तरीके से कंडीशन करते हैं हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, और जितने भी कलेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि एज ए सोसाइटी लेवल पे अगर आप देखो तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ तक पहुंचता है। इसके साथ ही साथ वो रिजोल्यूशन का मोड भी प्रोवाइड करता है, यानी कि किस मेथड से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे, ये सभी में पॉलिटिक्स अपना एक रोल अदा करता है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली, यानी कि पॉलिटिक्स को आप क्रिस्प फॉर्म में डिफाइन करोगे तो वो इम्पॉसिबल है। पॉलिटिक्स एज ए टर्म, उनके बहुत सारे यूजेज है और बहुत सारे नुएंसेस है। नुएंसेस का मतलब होता है डिफरेंट एक्सप्रेशन एंड मीनिंग, यानी कि पॉलिटिक्स का अलग इस्तेमाल भी है और अलग मतलब भी है। तो परहैप्स अगर नियरेस्ट फॉर्म में आप इसे डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे? पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप एक कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचते हैं, अपने
मेंबर्स के डिफरेंस को दूर करके। यानी सपोज कोई एक ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स में किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आप क्या करोगे, आपस में बातचीत करोगे और बातचीत करके एक कलेक्टिव डिसीजन लोगे। ठीक है, तो वो डिसीजन जो होंगे ये सारे ही मेंबर पे बाइंडिंग होंगे। मेंबर्स जितने भी हैं उन सभी को फॉलो करना होगा, दैट्स व्हाई इट इज बाइंडिंग। सो एक तरीके से एक कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचना, ये एक्टिविटी ही पॉलिटिक्स है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। अभी डेफिनेशन से हमें पता चला कि पॉलिटिक्स क्या है, कलेक्टिव डिसीजन को प्रोवाइड कर रहा है। तो पॉलिटिक्स इज ए कलेक्टिव एक्टिविटी, दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, जिसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं और एक कॉमन मेंबरशिप को एक्नॉलेज करते हैं। एटलीस्ट अगर वो एक्नॉलेज नहीं भी करते हैं तो कम से कम उनमें विश्वास रखते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर हमें डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ तो देखने को मिलते ही हैं, एटलीस्ट इन इनिशियल फॉर्म। और डाइवर्सिटी व्यू का किस फॉर्म में दिखता है, मान लो सभी का गोल सेम भी हो, लेकिन मीन्स जो होते हैं उसमें आपको डाइवर्सिटी दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज लोगों का गोल पॉलिटिक्स में क्या है, अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना, तो बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे कि इस गोल को अचीव किया जाए। अब मीन्स का मतलब होता है कि किस तरीके से आप उस गोल तक पहुंचोगे, तो ये तरीका जो होता है उसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। हम स्टूडेंट के लाइफ से अगर एग्जाम्पल लें तो सपोज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन सभी का गोल है कि वो बड़े होकर कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेट अस सपोज कि उनका गोल है कि वो आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, राइट। तो प्रोफेसर बनने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग कोचिंग लेकर बनेंगे, कुछ लोग सेल्फ स्टडी करके बनेंगे, कुछ लोग अपने सीनियर से गाइडेंस लेंगे, कुछ लोग फ्रेंड सर्कल में साथ में पढ़ के करेंगे, और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, जस्ट जाएंगे एग्जाम में और गेस करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मीन्स हो गए अपने गोल तक पहुंचने के। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, आप समझो कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। तो मीन्स के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा अगर सभी लोग सभी टाइम पे एग्री कर जाए तो। यानी कि कहने का मतलब है कि सपोज गवर्नमेंट बना रही है, कोई बिल पास कर रही है पार्लियामेंट में, तो अगर सभी लोग एग्री हो जाए तो पॉलिटिक्स का काम ही क्या है। डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यूज़ के साथ बैठेंगे पार्लियामेंट में और अपनी बात आगे रखेंगे, तभी तो लगेगा कि पॉलिटिक्स हो रहा है, राइट। तो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ही ये चीज़ होती है जिससे आप ऐसे डिफरेंस को हटा सको थ्रू डिस्कशन एंड परसुएशन। यानी कि डिफरेंट एमएलएस एमपीज बैठे हुए हैं अपने अपने सदन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके अलग अलग व्यू हैं, तो उस व्यू को, उस डिफरेंस को एक डिस्कशन करके हटाना, यही है पॉलिटिक्स। इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू पॉलिटिक्स। आप कम्युनिकेट करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम हटा पाएंगे, राइट। आगे जाके क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो अथॉरिटेटिव पॉलिसी बन जाते हैं ग्रुप के लिए, जो कि बाइंडिंग होते हैं मेंबर्स के लिए, और अगर नेसेसरी हो तो उसको हम फोर्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कराते हैं। यानी कि हम जो भी डिस्कशन करके अपने डिफरेंस को हटाए तो इससे एक कलेक्टिव डिसीजन आया, राइट। तो उस कलेक्टिव डिसीजन से सभी लोग बाइंड होंगे, और अगर कोई इसे मानना नहीं चाहे तो फोर्स का भी एप्लीकेशन होता है कभी कभी इसे इम्प्लीमेंट कराने पे। आप रियल एग्जांपल ले लो, हमारे गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है और इसे कोई फॉलो ना करे तो बाय फाइन, बाय पनिशमेंट हम पर वो इम्प्लीमेंट करा दिए जाते हैं, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि समटाइम फोर्स माइट बी यूजेस टू इम्प्लीमेंट सच डिसीजन, राइट। तो पॉलिटिक्स जो है वो रेयरली एग्जिस्ट करेंगे अगर डिसीजन को हम वायलेंस के थ्रू या फोर्स के थ्रू या फिर थ्रेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो मतलब ही है कि हम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और एक कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचेंगे। यानी कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो हम डिस्कस करेंगे, आपके डिफरेंस को हटाने की कोशिश करेंगे, राइट।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर हम उसको वायलेंस के थ्रू लाने की कोशिश करें। तो पॉलिटिक्स का जो ज़रूरत है हमें मिलती है कलेक्टिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ से, यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो हमेशा ही ग्रुप में रहने को प्रेफर करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई दिस कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग मेक पॉलिटिक्स नेसेसरी, राइट। तो वी लिव इन ए ग्रुप जो कि एक कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचते हैं। किस डिसीजन को ले रहे हैं हम, कैसे रिसोर्स को शेयर करना है, या फिर हम फ्यूचर के प्लानिंग को लेकर डिसीजन लेते हैं। जैसे फैमिली में हम डिस्कशन करते हैं कि हमें किस हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाना है, कंट्री डिसाइड करती है क्या वार के लिए जाना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे हम किस तरीके से पॉल्यूशन के लेवल को लिमिट करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम एक डिसीजन तक पहुंचते हैं जो कि सारे ही मेंबर को अफेक्ट कर रहे हो। तो एज ए सोशल क्रिएचर पॉलिटिक्स जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसे प्रैक्टिस करने के सिवा, ठीक है। तो वी हैव नो चॉइस बट टू प्रैक्टिस इट, सो वी आर बाउंड बाय द पॉलिटिक्स, राइट। अगला है पॉलिटिक्स एंड इनएस्केपेबल फीचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ये लास्ट लाइन से ही डेराइव होता है। अभी कहा गया ना कि पॉलिटिक्स जो है हमारे पास कोई चॉइस नहीं रखता, हमें प्रैक्टिस करना ही होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इनएस्केपेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। सबसे पहला लाइन में आपको बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स वर्ड जो है इसे हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये प्राइवेट एडवांटेज को प्रेफर करता है पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। आपने आसपास में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को हम क्रिटिसाइज करते हैं ये कह के कि इसमें उनका प्राइवेट एडवांटेज है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स को हम इस टर्म में क्रिटिसाइज करते हैं। पॉलिटिक्स जो है ये इनएस्केपेबल फीचर है ह्यूमन कंडीशन का। लाइक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टो ये कहते हैं कि मैन जो है वो बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि वो पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये एक एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है और पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो एक ऐसा फीचर है जो कि हमें दूसरे स्पीसीज से सेपरेट करता है। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, reptiles, there are so many things, right? But why humans are different? Because we are politically engaged. तो एरिस्टो भी यही कह रहे हैं कि ये एक एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है क्योंकि हम पॉलिटिकली इंगेज करते हैं। तो पीपल जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ट्रू नेचर को एज रीजनिंग बाय पार्टिसिपेटिंग इन ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। आगे सेम चीज वापस से रिपीट हो रहा है कि मेंबर्स जो हैं वो रेयरली एग्री करते हैं किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर। फिर चाहे आप एग्रीमेंट कर लो गोल को लेके, आपका मीन्स जो होगा उस पर आपकी अनबन हो सकती है। तो डिसीजन को लिया जाता है आपस में बातचीत करके, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर एक कमिटमेंट हो जाते हैं सारे मेंबर्स पे कि आपको उस डिसीजन को फॉलो करना है। तो पॉलिटिक्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं प्रोसीजर में जिसमें बहुत सारे रेंज ऑफ व्यूज़ आ सकते हैं और कंबाइंड होते हैं एक ओवरऑल डिसीजन में। तो सिवली जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल एक्शन जो है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एक ऐसे काम से जिससे रैशनली यानी कि रीजनिंग के थ्रू आप एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हो किसी कॉमन प्रॉब्लम को लेके, या फिर एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि एक रीजनेबल कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बाय द पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। तो दैट इज व्हाई पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ पब्लिक चॉइस, ओके। आगे टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो सभी लोगों को कुछ सॉर्ट ऑफ आइडिया तो होता है पॉलिटिक्स टर्म को लेके। जैसे कि पॉलिटिक्स का मतलब समझ लिया जाता है कि हम जो भी न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में देख रहे होते हैं वो सभी पॉलिटिक्स है। तो ये डील कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिशियन, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लीडर, उनकी एक्टिविटी को डील करता है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या है आखिर, क्यों इस एक्टिविटी को पॉलिटिकल कहा जाता है और क्या डिफाइन करता है पॉलिटिक्स के नेचर को। तो अगर कोई डेफिनेशन से जानना चाहे तो उनके समझ में आएगा कि पॉलिटिशियन की एक्टिविटी ही पॉलिटिक्स है, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियन की राइवलरी है
अबाउट देयर स्ट्रगल फॉर पावर, यानी कि पॉलिटिशियन का मेन प्रायोरिटी क्या है कि उन्हें पावर में आना है। तो अलग अलग पॉलिटिशियन आपस में लड़ते झगड़ते दिखते हैं, तो दैट राइवलरी इज पॉलिटिक्स, यही बताया जा रहा है। पर ऐसा है क्या? ये एक काइंड ऑफ डेफिनेशन हो सकता है जिससे बहुत सारे लोग एग्री करते हो। इसके अलावा शायद ये एक एग्रीमेंट है जिसमें आप रिलेशनशिप बता रहे होते हो स्टेट का इंटरनेशनल स्केल पे, ये भी पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉलिटिक्स क्या है? पावर है, और पावर को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लेकिन पावर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ही रहता है। यानी कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि पावर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो डेड है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पावर जो होते हैं वो ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है। तो पावर एक रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन अपने विल को, अपनी सोच को दूसरे के ऊपर इम्पोज करा सकता है और उनको फॉलो भी करवा सकता है। यानी कि एक सिचुएशन अराइज होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक लीडरशिप, एक रिलेशन ऑफ डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। यानी कैसा सिचुएशन आया? एक लीडरशिप का सिचुएशन आया जिसमें आप डोमिनेट कर सकते हो, किसी को अपना सबऑर्डिनेट बना सकते हो। यही है पावर, जिसमें आप दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हो। तो मैक्स वेबर अपनी फेमस लेक्चर जो कि 1918 के टाइम पे दिया था, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, उनमें बताते हैं कि कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स का एक ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कई सारे इंडिपेंडेंट लीडरशिप इंक्लूड होते हैं। और इस तरीके का लीडरशिप अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिक्स प्रेजेंट होता है। तो पॉलिटिकल टर्म जो है वो हर सिचुएशन को इंक्लूड करता है जहाँ पे पावर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे पीपल डोमिनेट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे लोग अपने विल के अगेंस्ट में, अपने इच्छा के विरोध जाकर एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन से विवश होंगे। तो ऐसे ब्रॉड डेफिनेशन का एक एडवांटेज है जिससे हम दिखा सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो मैटर ऑफ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ना ही उनके एक्टिविटी से कंसर्न्ड है। यानी पॉलिटिशियन के एक्टिविटी के अलावा, गवर्नमेंट के मैटर के अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। तो पॉलिटिक्स हर वो कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पावर और पावर के लिए स्ट्रगल होंगे। और पावर का स्ट्रगल किस लिए होगा? टू गेन और मेंटेन लीडरशिप पोजीशन। कहा गया ना यहाँ पे, पावर रिलेशन जहाँ भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे होगा पॉलिटिक्स। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह है। पॉलिटिक्स ट्रेड यूनियन का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी पॉलिटिक्स हो सकता है। तो आप जब कभी भी एक लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, पावर के लिए स्ट्रगल करोगे, दैट इज पॉलिटिक्स। वही डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया जा रहा है। लोग सेक्सुअल पॉलिटिक्स के भी बारे में बात कर सकते हैं जहाँ पे मेन जो है वो डोमिनेट करना चाहते हैं वुमेन के ऊपर, और इस रिलेशन को अल्टर करना, ये अटेम्प्ट भी सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। तो नैरोअर सेंस में अगर बात की जाए, यानी कि छोटे टर्म में अगर देखा जाए, तो हर चीज़ पॉलिटिक्स है जो कि हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है थ्रू द एजेंसी। ऐसी एजेंसी जो कि एक्सरसाइज कर रही है और कंट्रोल कर रही है स्टेट के पावर को, और इसी पावर को कंट्रोल करने के पर्पस से यूज़ कर रही है। तो मैक्स वेबर इनिशियली पॉलिटिक्स का ब्रॉड डेफिनेशन जो कि जनरल लीडरशिप के टर्म में उन्होंने दिया, उनके बाद वो एक लिमिटेड डेफिनेशन देते हैं कि वी विश टू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, यानी कि हम समझते भी पॉलिटिक्स से ही हैं। वो लिखते हैं कि ओनली द लीडरशिप और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लीडरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल एसोसिएशन हेंस टुडे ऑफ ए स्टेट। यानी इनके एनालिसिस से क्या समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन का लीडरशिप ही पॉलिटिक्स है, या फिर स्टेट की लीडरशिप ही पॉलिटिक्स है। तो इस पर्सपेक्टिव में स्टेट जो है
वो सेंट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि स्टेट से रिलेट करता हो, उस टॉपिक से रिलेट करता हो जो कि स्टेट के पावर को कंट्रोल कर रहा है, और किस पर्पस से उस पावर का यूज़ हो रहा है और क्या कंसिक्वेंसेस है। सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट। तो स्टेट सेंट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि स्टेट से रिलेट करता हो, राइट। सो आई होप आप सारे ही टर्म्स को समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव से लेकर आपको व्हाट इज़ पॉलिटिक्स तक इस पार्ट में कवर करा दी हूँ। आगे का जो टॉपिक्स है जैसे कि व्हाट इज़ स्टेट, और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, ये मैं दूसरे पार्ट में कवर करा दूंगी, और आखिरी में लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर, ये पार्ट 3 में कवर करा दूंगी। तो फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ब्लॉक 2 में मूव करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।